हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में विज्ञान के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पूछा गया आपसे, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन गैस। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। और यहाँ पर आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? पूछा गया आपसे, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम धातु को। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यह इतनी मुलायम होती है और सोडियम धातु पानी के संपर्क में आने पर जल उठती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को किस रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है संवेग। द्रव्यमान को m से तथा वेग को v से दर्शाया जाता है और संवेग को p से, और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है p बराबर से mv। यहाँ पर p संवेग, m द्रव्यमान और v वेग होता है। तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? पूछा गया आपसे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि आप दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटी है तो दर्पण कौन सा है? पूछा गया है, यदि आप किसी दर्पण में अपने आप को देखते हैं और यदि आपका जो प्रतिबिंब है वो आपसे छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु के आकार से उसका प्रतिबिंब छोटा होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? आपने देखा होगा, यदि खाद्य पदार्थों को 1-2 दिन रख दिया जाए तो उसमें से बांस आने लगती है। तो पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है यदि उसे ज़्यादा समय हो जाता है तो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? पूछा गया आपसे, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन गैस का। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण अर्थात बड़े जी की खोज किसने की थी? आपसे पूछा गया है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आइजैक न्यूटन ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोहे को जस्ते की एक कोटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? पूछा गया आपसे, ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। जब तक हथौड़े के ऊपर उठाया गया होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब हथौड़ा चलाया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है? आपको बताना है मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों में सड़न शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर है 5.5। दांतों में सड़न शुरू होती है यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन बाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है? आपसे पूछा गया है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति
अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है पार्श्व व्युत्क्रमण, क्योंकि उसके पार्श्व बदल जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? पूछा गया आपसे ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3। ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है और इसके एक अणु में परमाणु होते हैं 3। और ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस गैस को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हीलियम गैस को। हीलियम गैस को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 2 होता है, तो इसका जो अष्टक होता है प्रथम कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सभी नोबेल गैसों अर्थात निष्क्रिय गैसों के जो आखिरी सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका अष्टक पूर्ण होता है, अतः यह किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? पूछा गया आपसे गति का जो पहला समीकरण होता है वह किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है वेग और समय के बीच। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है और गति का पहला समीकरण होता है v बराबर से u प्लस at। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ध्रुव। जो भी गोलाकार, देखिए जैसे कि ये अर्धगोलाकार है और मान लीजिए यह एक दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक सतह होती है, तो इसके अंदर की जो परावर्तक सतह है, तो इस परावर्तक सतह के जो केंद्र बिंदु होता है इसे ध्रुव किया जाता है और इसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? आपसे पूछा गया है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है मुकुलन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? पूछा गया आपसे वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? पूछा गया आपसे विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है कूलाम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गति का दूसरा समीकरण किन के बीच संबंध को दर्शाता है? आपसे पूछा गया है गति का जो दूसरा समीकरण होता है वह किन के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थान और समय। और गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर से ut प्लस हाफ at²। तो इसे भी आप याद रखेंगे। गति का जो दूसरा समीकरण होता है वह स्थान और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा गया है हीरे का जो कार्बन परमाणु होता है उसके बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 0। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 7। नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका परमाणु भार 14 होता है। नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है आमीटर का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस एग्जाम 2021 के लिए मॉडल सेट पेपर या फिर एनटीपीसी एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है? आपसे पूछा गया है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है काइटिन की।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का योग होती है? आपसे पूछा गया है कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। सॉरी, मैंने पहली बार यांत्रिक कह दिया था, तो आपको आप प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है? तो इसका राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, यह हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो इसका राइट आंसर है निर्वात। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है और ध्वनि की वायु में चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा। काम करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखा हूँ, जिसकी आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज जो है वह है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।